हेलो, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। एक क्लास स्टडी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। सर्किट थ्योरी टॉपिक इतना स्टार्ट कर रखा है अपनों ने। सर्किट थ्योरी के अंदर 2 क्लासेस हो चुकी है। आज अपने सर्किट थ्योरी की तीसरी क्लास रहेगी और तीसरी क्लास में अपनों ने जो पढ़ना है वो पीछे वाला टॉपिक ही पढ़ना है। कल अपनों ने जो टॉपिक स्टार्ट किया था वोल्टेज, अपने पास जो सोर्सेज थे, सॉरी एनर्जी सोर्स, आज वही टॉपिक अपने को आगे दोहराना है। एनर्जी सोर्स के अंदर अपने पास में जो आगे बात आने वाली है वो है टाइप ऑफ एनर्जी सोर्स। 2 प्रकार के एनर्जी सोर्स के नाम आपने सुना होगा, वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स। ठीक है, उन्हीं के बारे में आज अपने पढ़ने वाले हैं कि वोल्टेज सोर्स क्या होते हैं और करंट सोर्स अपने पास में क्या होते हैं, आइडल क्या होते हैं और प्रैक्टिकली अपने पास में क्या होते हैं। वो चीज आप लोगों को पढ़नी है आज की क्लास के अंदर। ठीक है, उसके बाद में ये सोर्स ऑफ एनर्जी की क्लास कंप्लीट हो जाएगी। उसके कंप्लीट होने के बाद में ही अपने जो है वो सर्किट के नियम है वो पूरे करेंगे। कितने प्रकार के सर्किट जो है वो अलग अलग होते हैं और उनको सॉल्व किस मेथड से किया जाता है। ठीक है, तो अब देखो आगे स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को वोल्टेज सोर्स से। या अपने यहां लिख देता हूं मैं, आज का जो टॉपिक अपना रहेगा वो रहेगा एनर्जी सोर्स। आज का जो टॉपिक रहेगा वो है एनर्जी सोर्स। एनर्जी सोर्स की सेकंड क्लास है आपके पास में। फर्स्ट क्लास आप कल कर चुके हैं, सेकंड क्लास है। और आज की क्लास में अपने पढ़ने वाले हैं वोल्टेज सोर्स के बारे में। आज की क्लास में अपने वोल्टेज सोर्स, या इसको हिंदी में बोलते हैं विभव स्रोत, इसके बारे में अपने पढ़ने वाले हैं आज। ठीक है, यानी वोल्टेज स्रोत क्या होता है और विभव स्रोत क्या होता है। ठीक है, सबसे पहली चीज तो ये, इसकी इंपॉर्टेंट लाइनें जो है वो आपको लिखवा देता हूं, जो जो इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं इन सभी के। तो पहला जो इंपॉर्टेंट फैक्ट रहेगा आपका वो ये रहेगा कि जितने भी वोल्टेज सोर्सेस होते हैं, जितने भी वोल्टेज सोर्सेस होते हैं, ये सारे एक्टिव एलिमेंट होते हैं। एक्टिव एलिमेंट का मतलब इनके अंदर यानी वे परिपथ जो ऊर्जा प्रदान करते हैं सर्किट को, उनको अपने क्या कहते हैं, एक्टिव एलिमेंट कहते हैं। और अपने क्या कह सकते हैं, ऊर्जा के रूप में सर्किट को वोल्टता प्रदान करते हैं। यानी ऊर्जा के रूप में क्या करते हैं, सर्किट को वोल्टता प्रदान करते हैं। फिर अपने ये कह सकते हैं कि ये एक्टिव हैं, इसलिए ओम के नियम का पालन नहीं करते। ओम के नियम का पालन ये नहीं करते हैं। जितने भी एक्टिव एलिमेंट होंगे या जितने भी वोल्टेज सोर्सेस होते हैं वो ओम के नियम का पालन नहीं करते हैं। एग्जाम्पल अगर अपने इसके पढ़ें तो एग्जाम्पल आपके पास हो जाता है सेल एंड बैटरी, या फिर जनरेटर, या फिर अल्टरनेटर, और या फिर ट्रांसफार्मर। ये जो एग्जांपल है ये सारे आपके पास वोल्टेज सोर्स के एग्जांपल है। जितने भी सेल बैटरी है, जितने भी वोल्टेज एम्पलीफायर है, वो सारे। ठीक है, अब आपके सामने आपको जो दिखाई दे रहा है, और मैं आगे आपको बताना चाहता हूं कि वोल्टेज सोर्स जो होते हैं वो नॉर्मली 2 टाइप के होते हैं। नॉर्मली 2 टाइप मतलब एक तो हो गए आइडल वोल्टेज सोर्सेस। आइडल मतलब क्या होते हैं, वे एनर्जी सोर्सेस जो, या आइडल अपने पास में वो हो गए जिनके अंदर किसी प्रकार की कोई भी जो लॉसेस ना हो। ठीक है, और दूसरे होते हैं प्रैक्टिकल। तो पहले अपने आइडल की बात कर लेते हैं और फिर अपने प्रैक्टिकल की बात करेंगे। तो अब वोल्टेज सोर्स में पहला वोल्टेज सोर्स होता है आइडल वोल्टेज सोर्स। और इसको हिंदी में बोलते हैं आदर्श वोल्टता स्रोत। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। डीएमआरसी में 2-3 बार इसके क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं कि आदर्श वोल्टता स्रोत होता है उसका आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है, या प्रैक्टिकल वोल्टा स्रोत जो होता है उसका आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है, या धारा स्रोत का आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है। इस प्रकार के जो क्वेश्चन है वो एग्जाम में इस टॉपिक से आते हैं। ठीक है, तो उससे रिलेटेड जितनी भी चीजें अपने पढ़ेंगे उनको समझ के पढ़ना है। अपने को रटना नहीं है, किसी भी बात को आपको समझ के पढ़ना है। प्रत्येक पॉइंट में आपको समझाते जा रहा हूं, यही अपनी मेन जो है अपने को ताकत बनाना है कि रटना नहीं है किसी भी चीज को, अपने को समझ के एग्जाम में फाइट करना है। रटी हुई चीज आपको ज्यादा समय तक याद नहीं रहेगी। ठीक है, इंटरनल रेजिस्टेंस इसका हाई होता है, लो होता है, क्यों होता है उसका मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, आइडल वोल्टेज सोर्स क्या होंगे, आइडल वोल्टेज सोर्स देखो आपको 2 चीजें दोनों में हमेशा ध्यान रखनी है। पॉइंट 1 इंटरनल रेजिस्टेंस। इंटरनल रेजिस्टेंस हिंदी में बोलते हैं आंतरिक प्रतिरोध। इंटरनल रेजिस्टेंस हिंदी में बोलते हैं आंतरिक प्रतिरोध। और सेकंड होता है इंटरनल कंडक्टेंस, जिसको बोलते हैं चालकता। ठीक है, ये 2 इंपॉर्टेंट आपको ध्यान रखने हैं। यहां इंटरनल रेजिस्टेंस भी पूछ सकता है, इंपीडेंस भी बोल सकता है, प्रतिबाधा भी बोल सकता है। आदर्श के लिए हमेशा ध्यान रखोगे इंटरनल जो रेजिस्टेंस होता है ये इनफाइनाइट होता है। इनफाइनाइट को हिंदी में अनंत आप बोल सकते हो। ठीक है, और अगर बात करें कंडक्टेंस की, चालकता, सॉरी ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, आप ध्यान रखोगे इस चीज को। मैं दोबारा रिवाइज कर देता हूं, ये गलती हो गई यहां से। आइडल वोल्टेज सोर्स अपने पास में वो होते हैं जिनका इंटरनल रेजिस्टेंस 0 होता है,
जिनका इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा, जीरो होगा, यानी बिल्कुल भी आंतरिक प्रतिरोध जिनका ना हो या जीरो आंतरिक प्रतिरोध हो, उनको अपने बोलते हैं आइडल वोल्टेज सोर्सेज। और इंटरनल कंडक्टेंस यानी चालकता जो है वो इनकी क्या होनी चाहिए, इनफाइनाइट होनी चाहिए, यानी अनंत इनकी चालकता होनी चाहिए। तो आप इसको क्या बोल सकते हो, ये आपके पास में जो है वो आइडल वोल्टेज सोर्सेज हैं, ठीक है। और आइडल वोल्टेज सोर्स की अगर आपने बात करें, समझने के लिए अगर आपने बात करें तो एग्जांपल मैं आपको बताता हूं कि आप सपोज करो ये आपके पास एक वोल्टेज सोर्स है इस प्रकार से है। आपको मैंने कल बताया था डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट के बारे में, बच्चों को कंफ्यूज भी बहुत हुआ क्लास में कि सर डिपेंडेंट कौन से होते हैं और इंडिपेंडेंट कौन से होते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, ये जो मैंने एनर्जी सोर्स बनाया है, ये जो मैंने ऊर्जा का स्रोत बनाया है, ये आपके सामने जो दिखाई दे रहा है ये इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है, ठीक है। इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है V। इस वोल्टेज सोर्स के साथ में मैंने इस प्रकार से एक रेजिस्टेंस RL कनेक्ट कर दिया है। वोल्टेज सोर्स V से एक रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया है RL। इस रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है वो मैं बोल देता हूं RL है। और इसके अंदर जैसे ही वोल्टेज सप्लाई करेंगे तो अपने पास जो करंट फ्लो करेगी वो क्या हो जाएगी, IL करंट फ्लो कर जाएगी, ठीक है। और अपने क्या कह सकते हैं कि यहां पर जो ये वोल्टेज ड्रॉप होगा, ये जो वोल्टेज ड्रॉप होगा इस RL पर, उस वोल्टेज ड्रॉप को अपने बोल सकते हैं VL, ठीक है। यानी कि रेजिस्टेंस यानी लोड रेजिस्टेंस पर वोल्टेज ड्रॉप का मान VL है और सप्लाई वोल्टेज जो है वो V है, ठीक है। और अगर ये आइडल है, अगर ये आइडल वोल्टेज सोर्स है, अगर ये आइडल वोल्टेज सोर्स है तो अपने क्या कह सकते हैं कि इसके अंदर जो सप्लाई वोल्टेज है उसका मान सदैव जो है लोड की वोल्टेज के बराबर होगा, ठीक है। यानी जो एनर्जी सोर्स की जो वोल्टेज है या वोल्टेज सोर्स की जो वोल्टेज है वो हमेशा लोड की वोल्टेज की क्या होगी, इक्विवेलेंट होगी, बराबर होगी, ठीक है। इसका अर्थ ये हो गया, ये बराबर होने का मतलब क्या होता है कि जो वोल्टेज सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस है, वोल्टेज सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस जो है, इंटरनल रेजिस्टेंस वो क्या है, जीरो। अगर इंटरनल रेजिस्टेंस जीरो होगा तभी तो आपको पता है यहां पर वोल्टेज पूरी पहुंचेगी। अगर आप सपोज करो ये इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, यहां पर मैं कहता हूं ये इंटरनल रेजिस्टेंस है स्मॉल r, कुछ भी इंटरनल रेजिस्टेंस है, सेल बैटरी में आपने पढ़ा होगा। अगर ये इंटरनल रेजिस्टेंस है तो ये वो जो आपको सोर्स वोल्टेज दिखाई दे रहा है ये कुछ ना कुछ वोल्टेज ड्रॉप इसको कराएगा और इसको वोल्टेज ड्रॉप कराने के बाद यहां पर वोल्टेज पहुंचेगी। सपोज करो आपको यहां पर 2 वोल्ट का ये वोल्टेज सोर्स है, 2 वोल्ट में से अगर ये 0.5 भी ड्रॉप करता है तो लोड को तो कितने पहुंचेगी, 1.5 वोल्ट पहुंचेगी ना। और अगर लोड को 1.5 वोल्ट पहुंचेगी तो आपको पता है जो सप्लाई वोल्टेज है वो लोड वोल्टेज के बराबर नहीं होगी, तो ये आदर्श वोल्टेज सोर्स नहीं होता है। आदर्श वोल्टेज सोर्स वो होते हैं या आइडल वोल्टेज सोर्स वो होते हैं कि जिनके अंदर इंटरनल रेजिस्टेंस बिल्कुल भी ना हो, और इंटरनल रेजिस्टेंस जितना कम होगा, जितने भी सेल और बैटरियां होती हैं, आपने आदर्श सेल का नाम सुना होगा। आदर्श सेल क्या होता है, आदर्श सेल वो होता है जिसका ईएमएफ जो होता है वो कांस्टेंट रहता है, यानी कि ईएमएफ जो है उसका इंटरनल रेजिस्टेंस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, और इंटरनल रेजिस्टेंस जिसका जीरो होता है वो आइडल सेल कहलाता है, आदर्श सेल कहलाता है, ठीक है। तो आइडल या आदर्श वोल्टेज सोर्स भी अपने पास वो होंगे जिनका इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है, जीरो, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि आइडल वोल्टेज सोर्स वो है जिनके अंदर सप्लाई वोल्टेज लोड वोल्टेज की हमेशा क्या होगी, बराबर। और ये तभी पॉसिबल है जब इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा, जीरो, बीच में कोई रेजिस्टेंस ना होगा, तभी तो आपकी जो सप्लाई वोल्टेज है वो पूरी किसको मिल जाएगी, लोड को मिल जाएगी। अगर आप लोग इसके अंदर V और I के बीच में यानी ग्राफ खींचना चाहे V और IL के बीच में, तो आप देखेंगे कि लोड वोल्टेज और सप्लाई वोल्टेज के बीच में अगर ग्राफ खींचना चाहिए, यहाँ ग्राफ के द्वारा मैं आपको समझा देता हूं कैसे इसको समझना है। देखो यहां पर आपके सामने सपोज करो VL है, यानी लोड पर जो वोल्टेज है वो, और यहां पर है IL, ठीक है। यानी कि आप इसको आइडल बोलोगे कब बोलोगे, जब आप इसके अंदर धीरे धीरे लोड करंट को बढ़ाते जाओ और वोल्टेज का मान कांस्टेंट रहे, तो अपने क्या कह सकते हैं कि ये जो वोल्टेज सोर्स है ये एक प्रकार का आइडल या आदर्श वोल्टेज सोर्स है। यानी कि लोड करंट बढ़ने के साथ साथ वोल्टेज जो है वो क्या है, कांस्टेंट है, टर्मिनल वोल्टेज क्या है, कांस्टेंट है, लोड वोल्टेज क्या है, कांस्टेंट है, तो इसको अपने क्या बोल सकते हैं, आदर्श वोल्टेज स्रोत बोल सकते हैं, ठीक है। याद रखने की मेन बातें क्या है कि वोल्टेज सोर्स हमेशा एक्टिव एलिमेंट होता है, ठीक है, ऊर्जा के रूप में सर्किट को वोल्टेज देता है, ओम के नियम का पालन नहीं करता है, ठीक है। आइडल वोल्टेज सोर्स की क्या प्रॉपर्टी है, इंटरनल रेजिस्टेंस जीरो होता है और इंटरनल कंडक्टेंस जो है वो इनफाइनाइट होती है। ये मैं आदर्श की बात कर रहा हूं, ठीक है। और अगर प्रैक्टिकल जो आपके पास में प्रैक्टिकल की अगर मैं बात करूं तो आपको मैं समझा देता हूं प्रैक्टिकल के बारे में। अब नेक्स्ट अपने बात करते हैं प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स। ये जो कहानी आप लोगों ने सारी पढ़ी थी ये आइडल वोल्टेज सोर्स की थी, और अब जो अपने बात कर रहे हैं वो नेक्स्ट है प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स। ए पॉइंट पढ़ दिया है, प्रैक्टिकल आइडल वोल्टेज सोर्स आपने पढ़ दिया है। नेक्स्ट अपने पढ़ते हैं प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स, ठीक है। प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स जो है वो बिल्कुल आदर्श या आइडल वोल्टेज सोर्स के जैसा होता है, लेकिन इसका इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो जीरो नहीं होता, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस कुछ ना कुछ होगा। यानी कि जीरो और इनफाइनाइट की बात आप प्रैक्टिकल में नहीं करेंगे। जीरो और इनफाइनाइट की जो बात की जाती है वो हमेशा किसमें की जाती है, वो बात की जाती है आइडल सोर्सेस के लिए। ये आइडल सोर्स नहीं आपके लिए, इसलिए आइडल वोल्टेज सोर्स न हो तो इसका रेजिस्टेंस और इंपीडेंस जो है वो क्या होगा, लो होगा, यानी इसका रेजिस्टेंस लो होगा, निम्न होगा, ठीक है। और इनकी जो कंडक्टेंस है वो हाई होगी, या हिंदी में बोल सकते हैं इनकी कंडक्टेंस या चालकता क्या होती है, उच्च होती है।
जीरो और अनंत की बात केवल आइडल जो वोल्टेज सोर्स होते हैं या करंट सोर्स होते हैं उनके लिए की जाती है। और अगर प्रैक्टिकल वोल्टेज या करंट सोर्स आता है तो आप बात करोगे लो और हाई यानी उच्च की बात करोगे, ठीक है। इंटरनल रेजिस्टेंस वोल्टेज सोर्स का अगर आइडल है तो अनंत होगा, सॉरी जीरो होगा, और अगर आपके पास प्रैक्टिकल है तो क्या होगा, निम्न होगा, ठीक है। और अगर आपके पास में कंडक्टेंस की बात करें, अगर आइडल कंडक्टेंस की बात करें, आइडल वोल्टेज सोर्स की में कंडक्टेंस की बात करें तो इनफाइनाइट होगी, और अगर प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स की कंडक्टेंस की बात करें तो वो क्या होगी, हाई होगा, ठीक है। यानी हाई का अल्टरनेट जो है वो आइडल में अनंत है, और जो लो है उसका अल्टरनेट जो है वो क्या है, जीरो है वहां पर, ठीक है, जो आपकी आइडल सर्किट होते हैं, ठीक है। ये प्रैक्टिकल की बात करना है अपने। और अगर सर्किट में समझना चाहो आप तो समझ सकते हो, वही सेम सर्किट में ड्रॉ करता हूं। आपके पास ये वोल्टेज सोर्स है, डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट आपको पता चल गया होगा। ये वोल्टेज सोर्स है इंडिपेंडेंट। डिपेंडेंट का वोल्टेज सोर्स का सर्किट जो है वो इस टाइप से बनता है, ये प्लस और ये माइनस बन जाए तो ये डिपेंडेंट हो जाता है। तो ये इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है मैंने कहा, और इसके अंदर यहां पर इस प्रकार से इसका इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर है, ठीक है। और बाहर एक रेजिस्टेंस जो है वो आपने जोड़ा हुआ है कैपिटल आर या आर एल। अभी थोड़ी देर पहले आपने आइडल वोल्टेज सोर्स में यही सर्किट बनाया था, अब मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया। क्या चेंज कर दिया कि आपको पता है एक सेल को जब जोड़ा जाता है तो उसका इंटरनल रेजिस्टेंस हमेशा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के सीरीज में जुड़ता है, पता है सभी को। तो एक क्वेश्चन यहां से ये बन जाता है कि वोल्टेज सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस जो होता है वो सदैव एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के सीरीज में कनेक्ट होता है, ठीक है। अब ये आपका सीरीज में कनेक्ट हुआ और यहां से जो करंट फ्लो करेगी उस करंट का मान होगा आई एल। करंट का मान क्या होगा, आई एल, ठीक है। अब आप सभी इस चीज को बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं। अगर इस सर्किट के अंदर मैं केवीएल लगाता हूं, किरचॉफ का वोल्टेज लॉ लगाता हूं, तो आपकी जो समीकरण है वो इस प्रकार से बन जाती है। यहां जो वोल्टेज ड्रॉप होगी वो क्या होगी आपके सामने, वीएल, ठीक है। यहां वोल्टेज ड्रॉप होगी वीएल, जो लोड पर वोल्टेज ड्रॉप है। ये वी जो है ये सप्लाई वोल्टेज है, आर जो है वो इंटरनल रेजिस्टेंस है, ठीक है। यहां पर आर जो है वो क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस, और इंटरनल रेजिस्टेंस का मान जो है वो आपके पास में क्या है, लो है। इंटरनल रेजिस्टेंस का मान क्या है, लो, ठीक है। अब आप देखो समझते हैं इस चीज को। अगर आप लोग लोड वोल्टेज का मान ज्ञात करते हैं वीएल, या मैं से कहता हूं इस पर अगर आप लोग केवीएल का लोड लगाते हैं तो केवीएल बराबर क्या हो जाएगा, वी बराबर आई एल इंटू आर प्लस में वी एल, ठीक है। यानी कि ये जो वोल्टेज है, ये जो वोल्टेज है इन दोनों रेजिस्टेंस में बट जाएगी, ठीक है। कितना वोल्टेज कौन ड्रॉप करेगा वो डिपेंड करेगा इनके रेजिस्टेंस की वैल्यू पर। जो रेजिस्टेंस ज्यादा वैल्यू का होगा वो वोल्टेज ज्यादा ड्रॉप करेगा, और जो रेजिस्टेंस कम वैल्यू का होगा वो वोल्टेज क्या करेगा, कम ड्रॉप करेगा। अपने को पता चल गया यहां पर ये कुछ ना कुछ वोल्टेज ड्रॉप हो रही है, इसलिए V का मान ज्यादा होगा और VL का मान सदैव क्या होता है, कम होता है, ठीक है। तो प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स में जो लोड वोल्टेज है उसका मान कम होगा और सोर्स वोल्टेज का मान क्या होगा, ज्यादा होगा। लोड वोल्टेज का मान कितना कम होगा ये डिपेंड करेगा लोड करंट पर, ठीक है। जैसे जैसे लोड करंट का मान बढ़ाओगे, यहां से करंट ज्यादा फ्लो करेगी तो ये ड्रॉप ज्यादा करेगा, तो यहां वोल्टेज क्या पहुंचेगी, कम पहुंचेगी, ठीक है। अगर ग्राफ के थ्रू इसका आप समझना चाहो तो ग्राफ के थ्रू यहां समझ सकते हो आप इसको। अभी मैंने आपको बताया था ग्राफ अगर इसका बनाओगे आप तो यहां VL आ जाएगा और यहां IL आ जाएगा, ठीक है। अगर ये सीधा ग्राफ बनता है तो ये आइडल वोल्टेज सोर्स के लिए बनेगा। किसके लिए बनेगा, आइडल वोल्टेज सोर्स के लिए। लेकिन आइडल तो अपने पास है नहीं, आपके पास प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स है, तो धीरे धीरे जो है वो टर्मिनल वोल्टेज का मान जो है वो लोड करंट बढ़ने के साथ में क्या होगा, कुछ कम हो जाएगा यहां पर, ठीक है। तो ये तो है आपके सामने आइडल और ये है प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स, ठीक है। तो आपके सामने ये जो दो वोल्टेज सोर्स कंप्लीट हो गए, आइडल वोल्टेज सोर्स और प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स, ठीक है। अब अपनी बात करते हैं करंट सोर्सेज की, ठीक है। ये तो प्रैक्टिकल और आइडल जो है वो वोल्टेज सोर्स कंप्लीट हो गए, और आई होप आपको ये समझ में भी आ गए होंगे। कोई ज्यादा हार्ड भी नहीं है, बिल्कुल इजी तरीके से आपको प्रैक्टिकल के द्वारा ये समझा दिया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं अपने करंट सोर्स। अगर आपको वोल्टेज सोर्स समझ आ जाता है तो करंट सोर्स बहुत आसानी से समझ आ जाएगा, और बिल्कुल इजी समझना है आपको। धीरे धीरे आप समझ भी सकते हो कि ये वोल्टेज इसके बराबर नहीं होगी, क्योंकि बीच में कौन आ गया, इंटरनल रेजिस्टेंस। और आप सभी को पता है जैसे जैसे इंटरनल रेजिस्टेंस में धारा का मान बढ़ेगा उसकी वोल्टेज ड्रॉप भी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी, और लोड पर वोल्टेज क्या पहुंचेगी, कम पहुंचेगी, ठीक है। अब बात करते हैं अपने दूसरा वोल्टेज सोर्स जो है आपके सामने करंट सोर्स। करंट सोर्स हिंदी में बोलते हैं इनको धारा स्रोत। हिंदी में इनको क्या बोलेंगे, धारा स्रोत। वही फैक्ट्स पढ़ लेते हैं इनका। अगर पहला फैक्ट इनका पढ़ेंगे तो पहला फैक्ट ये रहेगा कि यह भी क्या होते हैं, एक्टिव एलिमेंट होते हैं। दूसरा, ओम्स लॉ का पालन नहीं करते, ओम के नियम का पालन ये नहीं करते हैं। उसके बाद में नॉन लीनियर एलिमेंट होते हैं। नॉन लीनियर एलिमेंट होते हैं। नॉन लीनियर आपको मैंने बता चुका हूं पिछले वाली क्लासों में नॉन लीनियर क्या होते हैं। और एग्जाम्पल की अगर अपनी बात करें तो एग्जाम्पल होता है ट्रांजिस्टर, मॉसफेट, बीजेटी,
FET या SCR, ये जो सारे एग्जांपल हैं ये किसके हैं? करंट सोर्सेज के हैं। ठीक है, जितने भी करंट सोर्सेज अपने पढ़ते हैं, डायरेक्ट ट्रायक, सारे इसी के एग्जांपल है। ठीक है, यहाँ पर लिख भी देता हूँ मैं ट्रायक, ठीक है, ये सारे इसके एग्जांपल है। अब अपने बात करते हैं वही सेम चीज जो अपने पास है। पॉइंट ए है आपके सामने आइडल करंट सोर्स, और हिंदी में बोलते हैं आदर्श धारा स्रोत, आदर्श धारा स्रोत। ठीक है, करंट सोर्स जो होते हैं ये बिल्कुल ही रिवर्स होते हैं, किसके? वोल्टेज सोर्स के, बिल्कुल रिवर्स। जो आपने वोल्टेज सोर्स पढ़ा था उसको बिल्कुल रिवर्स कर दोगे तो आपके पास क्या बन जाएंगे? करंट सोर्स बन जाएंगे। ठीक है, यानी अब अपने पास यहां पर वही दो चीज, इंटरनल रेजिस्टेंस और इंटरनल कंडक्टेंस। इनका इंटरनल रेजिस्टेंस आर इन जो होगा वो क्या होगा? रेजिस्टेंस उसमें जीरो था तो इनका क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट हो जाएगा, और इनकी कंडक्टेंस जो है वो क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। चालकता जीरो होती है और आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है? अनंत होता है। ठीक है, क्योंकि आपको पता है इंटरनल रेजिस्टेंस जितना ज्यादा होगा उतना ही आपकी धारा जो है वो लोड पर ज्यादा पहुंचेगी। ठीक है, समझा दूंगा कैसे ये आया, यहां से कैसे होगा ये चीज आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगी। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट प्रैक्टिकल के थ्रू इसको पढ़ते हैं। सर्किट डायग्राम, ये मेरे पास में एक करंट सोर्स है, इंडिपेंडेंट करंट सोर्स बनाया मैंने ये। ठीक है, इंडिपेंडेंट करंट सोर्स है इस प्रकार से। अगर आप समझना चाहोगे तो आपको ये बहुत ही अच्छे से समझ आ जाएगा। इस करंट सोर्स के साथ में यहां पर एक रेजिस्टेंस जोड़ा है मैंने RL, ये रेजिस्टेंस RL है और ये I है। इस रेजिस्टेंस RL में जो करंट जाएगी वो क्या जाएगी? IL जाएगी। ठीक है, अब देखो अगर आपको दिखाई दे रहा है तो इंटरनल रेजिस्टेंस यहां जुड़ा होता है इस प्रकार से, ये इंटरनल रेजिस्टेंस यहां जुड़ा हुआ है। ठीक है, और अब जो आपका इंटरनल रेजिस्टेंस है वो है, लेकिन कितना है? इनफाइनाइट है। ये जो इंटरनल रेजिस्टेंस है आर इन, इसका मतलब कितना है? इनफाइनाइट आपका पास है। ठीक है, तो आप क्या देखेंगे कि यहां से जो करंट फ्लो करेगी, यहां से जो करंट फ्लो करने वाली है वो इस पर बिल्कुल भी करंट नहीं जाएगी, क्योंकि यहां पर आई का मान क्या हो जाता है? जीरो। जब करंट यहां नहीं जाएगी तो सारी करंट जो है आपकी वो कहां पहुंचेगी? लोड रेजिस्टेंस पर पहुंचेगी। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आ रहा होगा कि अगर आप लोग इंटरनल रेजिस्टेंस को अनंत करते हो, यानी आंतरिक प्रतिरोध को अनंत करते हो, तो इस रेजिस्टेंस में धारा जो है वो क्या हो जाती है? जीरो, और आपका लोड रेजिस्टेंस जो है वो ज्यादा धारा खपत करता है। मैं इसको I1 बोल देता हूं या IR बोल देता हूं। ठीक है, आई धारा जो है यहां से गुजरी, वो दो मार्ग लिए उसने, IL और IR। IR का मान जीरो है तो IL सारी यहां पर पहुंच गई, तो मैं क्या कह सकता हूं कि I का मान जो है वो IL के क्या है? इक्विवेलेंट है। क्यों इक्विवेलेंट है? क्योंकि इंटरनल रेजिस्टेंस का मान क्या है आपके पास? इनफाइनाइट है। ये बात समझ में आ गई होगी आपको। ठीक है, यानी वास्तव में जो IL का मान जो है वो किस पे डिपेंड करता है? इंटरनल रेजिस्टेंस पे डिपेंड करता है। ठीक है, यानी इंटरनल रेजिस्टेंस जितना ज्यादा होगा लोड पर धारा जा है उतनी ही क्या होगी? ज्यादा पहुंचेगी। सॉरी, समझ में आ रही बात ये? ठीक है, तो आप इसको क्या कह सकते हो कि ये आइडल करंट सोर्स है। क्यों आइडल करंट सोर्स है? क्योंकि IL जो है वो, या I जो है, इस प्रकार से देखो IL का मान जो है बराबर है, कांस्टेंट है स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक। ठीक है, तो ये आपके सामने क्या हो जाता है? ये आपके सामने हो जाता है करंट सोर्स, वो भी कौन सा? आदर्श करंट सोर्स। ठीक है, आइडल करंट सोर्स। ठीक है, और फिर बात करते हैं अपने प्रैक्टिकल की। अगर प्रैक्टिकल जो आप बात करेंगे तो प्रैक्टिकल को मैं यहां ही बता देता हूं, प्रैक्टिकल की बात भी यहीं कर लेते हैं अपने, फिर आपको ये जो टॉपिक है ये क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। बी पॉइंट, प्रैक्टिकल करंट सोर्स। देखो इंटरनल रेजिस्टेंस इसका क्या होगा? उसका देखो क्या इंटरनल रेजिस्टेंस अनंत है तो इसका क्या हो जाएगा? हाई, यानी उच्च हो जाएगा। और कंडक्टेंस या इंपीडेंस, एडमिटेंस सॉरी, प्रवेशता जो है वो क्या हो जाएगी? इसकी कम हो जाएगी, लो हो जाएगी, यानी निम्न हो जाएगी। ठीक है, और आप इसको सर्किट से कैसे समझेंगे? इस प्रकार से, ये आपके सामने एक करंट सोर्स है, इंडिपेंडेंट करंट सोर्स, ये आपने इंटरनल रेजिस्टेंस जोड़ दिया। ठीक है, और ये आपने एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जोड़ दिया RL। ये RL है, ये R इंटरनल रेजिस्टेंस है, और ये I धारा है। ठीक है, अब देखो धारा यहां पर भी जाएगी IR, और धारा यहां पर भी जाएगी IL। अब अपने क्या कह सकते हैं कि IL का मान कम होगा किससे? I से, क्योंकि अब यहां पर कुछ ना कुछ धारा जाएगी, क्योंकि R इनपुट का मान या R इंटरनल रेजिस्टेंस का मान जो है वो क्या है? हाई है, इनफाइनाइट नहीं है। ठीक है, हाई है तो कुछ ना कुछ करंट तो यहां जाएगी ना, और कुछ ना कुछ करंट यहां जाएगी, तो अपने क्या कह सकते हैं कि जैसे जैसे लोड पर करंट का मान बढ़ेगा, जैसे जैसे लोड पर करंट का मान बढ़ेगा वैसे वैसे इस करंट का मान भी क्या हो जाएगा? बढ़ने लग जाएगा। ठीक है, तो आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि आइडल और प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स क्या होते हैं।
ये क्लासें जो आपकी चल रही है सर्किट थ्योरी की, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आरएमएसएसबी के लिए, डिप्लोमा होल्डर्स के लिए तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लासेस हैं। उनका सिलेबस मैंने स्टडी किया है, बहुत ही ऑथेंटिक सिलेबस है, कुछ भी ज्यादा हार्ड नहीं है। अगर थोड़ी सी आप मेहनत करते हो तो एग्जाम आराम से आप क्वालिफाई कर सकते हो। ठीक है, तो आज की क्लास अपनी इतनी रहेगी। नेक्स्ट टॉपिक जो अपने कल से शुरू करेंगे वो करेंगे जितने भी सर्किट थ्योरी के नियम हैं, सर्किट को हल करने के कितने नियम आपके पास होते हैं, वो सारे नियम अपने कल पढ़ेंगे। तो आज की क्लास इतनी रहेगी। थैंक यू, धन्यवाद।